कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप सब ने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत करके और अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। चलो, अच्छे नंबर नहीं भी आए, पास तो कर लिया। वैसे भी प्रोफेशनल एग्जाम में नंबर इतने कोई देखता नहीं है। ठीक है। अच्छा, चलो, तो मतलब फाउंडेशन तो सर क्लियर हो गया, इंटर में आ गए और इंटरमीडिएट में आके सर हम ग्रुप टू की भी तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप वन तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम ग्रुप टू की भी तैयारी सर हम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रुप टू में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप टू के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है कॉस्टिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या फाइनल में भी है? हाँ, इसका कुछ पार्ट आपका फाइनल में भी है, जो कि आपका जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसके अंदर वो आता है। कंप्यूटराइज एग्जाम जो होगा ना आपका, उसके अंदर ये आता है आपका। ऐसा तो उसकी चलो हम बात चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट में। तो सीए इंटरमीडिएट में हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है सर, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। पढ़ने से ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ अकाउंट्स की बात हो रही है, जैसे अकाउंट्स हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते थे। ये लगता है कि कुछ वैसा ही होगा, अकाउंट्स कुछ बनाने होंगे और कॉस्ट से जुड़ा हुआ कुछ काम होगा। तो मैं बताऊं, ऐसा है पर ऐसा नहीं भी है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अलग ब्रांच चली जाती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों लगभग एक जैसी हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वैसे भी लेक्चर वन है आपका। लेक्चर वन में तो हम खाली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या है, कैसे है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कौन हूं सर? मैं हूं आपका दोस्त, आपका फैकल्टी, और मेरा नाम है सीए सुनील कुमार। मैं बहुत सालों से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आप कह सकते हो फ्रैंक होके, यानी एक एक चीज और एक एक फॉर्मूले जो है इसमें जो हम करेंगे, उनके पीछे के रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, कि अब भाई हमें रीजन तो पता चल गया कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन एग्जाम स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं जगह रटना भी पड़ेगा। सर, ये रटने वाली कैसी बात कर रहे हो? देखो, ऐसा होता है, आप मानो ना मानो, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट या क्वेश्चन जो है, सब्जेक्ट तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन क्या है, आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो वहां पे हमें 3 घंटे बचाने, मतलब 3 घंटे में पूरा पेपर करने के लिए कहीं जगह पे कुछ मतलब शॉर्टकट और कुछ आप कह सकते हो कि रटना भी, मगअप भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मगअप करा दूंगा, ये करो, नहीं। पहले मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, लिखवाऊंगा, और फिर जहां मुझे जरूरत पड़ेगी कि मुझे लगता है कि आपको वो चीज मगअप करनी चाहिए, वहां मैं मगअप कराऊंगा। ठीक है, तो सारी चीजें हम बहुत ही आराम से समझ के करेंगे, और लिखवाऊंगा भी मैं आपको सारे टॉपिक्स में, और बहुत सारे क्वेश्चंस, या आप ये समझो कि मॉड्यूल के लगभग जितने क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चल, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम है सीए सुनील कुमार, मैं आपका दोस्त हूं। ठीक है, और आप कौन हो सर? आप हो भविष्य में बनने वाले चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो आप सबको मैं सीए साहब ही कहूंगा, कि मेरे सीए साहब और मेरी सीए साहिबा। ठीक है, तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं उनको ऐसे संबोधित करूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे बुलाऊंगा। चल, तो एक बार जरा हम समझते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा, मेरा नाम आपको पता चल गया, मैं हूं सीए सुनील कुमार। मैं जो हूं अभी प्रैक्टिस में भी हूं, यानी बहुत सालों से मैं सीओपी भी होल्ड करता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेरे पास है। उसके साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूं, सीए इंटर में मैं कॉस्टिंग की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, और बहुत हद तक मैं कोशिश करता हूं कि जो प्रैक्टिस से मैंने चीजें सीखी हैं, वो चीजें मैं अप्लाई करके आपको अकाउंट्स और कॉस्टिंग में भी समझा सकूं, कि आप जो थ्योरी में पढ़ रहे हो वो तो ये सब चीजें हैं, पर प्रैक्टिकली जब आप जाते हो काम करने, तो ये थ्योरी आपको कैसे यूज करनी है। ठीक है, चल,
तो सबसे पहले मेरी बात समझो मेरे सीए साहब, सबसे पहले मेरी बात समझिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, क्लास में मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। तो मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करना, थोड़े से जोक सुनाना, जहां जहां पे लगता है वहां करूंगा, ठीक है। चल, लेकिन क्या है कि भाई ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा नहीं हो पाता, फेस टू फेस होते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। अच्छा, सबसे पहले आप जब शुरुआत करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, ठीक है, पहले तो हेडिंग डाल लो सर, ये है सर लेक्चर नंबर 1। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसके ऊपर खराब आती है, लेकिन 3-4 लेक्चर्स के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहली चीज, आपको जो भी क्लासेस लेनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेनी है। यानी कि आप जो भी क्लासेस मेरे लेक्चर्स देखेंगे वो डेली बेसिस पे देखेंगे, और डेली बेसिस पे भी आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक लेक्चर शुरू कर दिया तो वो लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, एक लेक्चर जो है, एक लेक्चर वो कितने टाइम का होगा सर? एक लेक्चर आपका लगभग, या एक क्लास आपकी लगभग 3 घंटे से लेके 3.5 घंटे मैक्सिमम, कभी कभार ही होगा कि 3.5 घंटे, 3.5 घंटे तो बहुत होता है, ठीक है, इतने तक तो मैं जाता भी नहीं हूं। 3 घंटे आप एवरेज मान के चलो कि एवरेज आपकी क्लास 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको बीच में एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे का लेक्चर आप अगर आप देख रहे हो तो सेम डे में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं 1.5 घंटे का अभी देख लिया, 1 घंटे का बाद में देख लिया, नहीं, आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपको यहां पे जो आपके रजिस्टर मेंटेन करने हैं, वो आपको 2 टाइप के रजिस्टर मेंटेन करने हैं सर। 2 टाइप के, हाँ। एक आपका होगा क्लास वर्क, जिसे आप क्लास में लेकर आएंगे, मतलब जिस टाइम आप लेक्चर देखेंगे उस टाइम आपको क्लास वर्क का रजिस्टर रखना है। और दूसरा आपका होमवर्क, ठीक है। अब क्लास वर्क में क्या करना होगा सर? जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस डन इन क्लास, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा, लेक्चर जब आप देखोगे तो मैं आपको जितने क्वेश्चन, और एक चीज और बताऊं, मैं बहुत कम आपको होमवर्क दूंगा। मतलब होमवर्क जो है आपका ना के बराबर होगा। सर ये क्या मतलब है? आप एक क्लास वर्क कॉपी लगवा रहे हो, एक होमवर्क कॉपी लगवा रहे हो, और कह रहे हो होमवर्क दूंगा नहीं, तो होमवर्क कॉपी का सर क्या मतलब, क्या करेंगे? खाली रख देंगे दिखाने के लिए घर वालों को, देखो होमवर्क कॉपी भी ले ली हमने? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझो, कि मैं क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा वो ही सारे क्वेश्चन जाके आपको अपनी होमवर्क कॉपी में रिवाइज करने हैं। यानी कि अगर मैंने आपको क्लास में 10 क्वेश्चन कराए तो वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। बात समझ आई? तो सर ये तो 2-2 बार हो गया। बिल्कुल 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 4 बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है। जितनी बार हाथों से लिख के क्वेश्चन करोगे, भले ही आपको पूरा समझ आ गया हो, भले ही आपको रट्टा भी लग गया हो, पर जितनी बार आप हाथों से लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतनी बार आपके हाथ को आदत पड़ेगी लिखने की, और एग्जाम में आपको लिख के ही आना है। तो बात समझ आई कि सर सबसे पहले तो 3 घंटे का लेक्चर होगा, एक लेक्चर आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको 2 कॉपी बनानी है, आपके 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, एक क्लास वर्क रजिस्टर है और एक होमवर्क रजिस्टर है। क्लास वर्क रजिस्टर में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एज वेल एज क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहां पे नोट्स भी लिखवाता हूं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाता हूं। उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी लिखवाता हूं, ठीक है। यानी ये सारी चीजें मैं आपकी क्लास वर्क कॉपी में आपको कराऊंगा, कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को लिखवाऊंगा, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कराऊंगा। उस क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो मुझे लगता है कि आपको उस क्वेश्चन के लिए पता होने चाहिए, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें, यानी कि नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, ये सब आपको अपनी होमवर्क कॉपी में नहीं लिखनी है। यानी होमवर्क कॉपी में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है?
सिर्फ आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। यानी आपका काम यहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया कि क्लास वर्क कॉपी में तो आपको सब कुछ लिखना है, लेकिन होमवर्क कॉपी में सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चंस मैंने क्लास वर्क में कराए वो रिपीट करके आने हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पे आपका रिपीटिशन हो जाएगा एक। ठीक है सर, ये रिपीट की स्पेलिंग कुछ गलत नहीं है? हाँ ठीक है, सही लिखता हूं। बताओ क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई कि दो कॉपी बनानी है, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। जितने भी क्वेश्चंस आप कराओगे वो सारे क्वेश्चंस हमें होमवर्क कॉपी में रिवाइज करने हैं। यानी यहाँ पे आपका वो मुद्दा खत्म हो गया कि सर कोई आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया जो नहीं कराया और वो आपसे नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा ही आपको। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा कि आपकी क्लास वर्क कॉपी में मैं आपको कैसे शुरुआत कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। ठीक है सर, कैसे? आओ मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि ये है एक लेक्चर नंबर 46। ठीक है, लेक्चर नंबर 46। अब लेक्चर नंबर 46 शुरू करा हमने और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखवा दी। इससे पहले का देखते हैं जहां पे कुछ शुरुआत हो रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे पहले मैं सारी चीजें समझाता हूं। समझाने के बाद जैसे तो क्वेश्चन हो रहा है अभी कि मैंने इससे पहले टॉपिक कंप्लीट कराया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कराई और इसमें क्वेश्चंस हमारे सारे ऐसे ही हमें करने, मतलब मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं सारे आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको ऐसे हिंदी में भी लिखवाऊंगा कि जहां मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में एक ये वाला ट्रिकी पॉइंट था जो एग्जाम में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे, पर वो ट्रिकी पॉइंट जो है आपको दुख देगा, तो वो मैं हिंदी में भी आपको लिखवा दिया करूंगा, मतलब लिखवा दूंगा प्रॉपर क्लास में। ठीक है, अच्छा जैसे अब यहाँ पे देखो मैं ऐसे आपको कराऊंगा, जैसे चैप्टर हम कर रहे हैं, उस चैप्टर में एक मेन हेडिंग है, एक पॉइंट है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको लिखवाऊंगा। जैसे इस केस में है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सारी चीजें आपको मैं लिखवा दूंगा क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा आपको कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपको जैसे इसमें मैंने समझा दी, फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हाँ हमें कैसे काम करना है। ठीक है, चल सर ये इतने पूरा 46 पे क्यों आ गए? ठीक है, कोई नहीं, मैंने पहले कराया हुआ है, बता ना कि मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, तो इसलिए मेरे पास सारी चीजें तैयार है। तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि हमें कैसे काम करना है। तो कॉन्सेप्ट वाली कॉपी आपकी इंपॉर्टेंट कॉपी हो गई। ठीक है, होमवर्क कॉपी में सिर्फ आपके क्वेश्चन रिवाइज होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब आप रिवाइज करने जाओगे आपकी होमवर्क कॉपी में, जब आप रिवाइज करने जाओगे आपकी होमवर्क कॉपी में, तो ये जो है आपके सारे क्लास वर्क के क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4, बिफोर वॉचिंग या टेकिंग नेक्स्ट लेक्चर, यानी अगला लेक्चर देखने से पहले, जैसे आपने लेक्चर नंबर लेट सपोज 5 देखा, अब 5 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए, क्वेश्चंस कराए, अब वो क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में रिपीट करने हैं। तो बिना होमवर्क कॉपी में रिपीट करे, मेरी बात समझो मेरे सीए साहब, बिना पिछली क्लास के क्वेश्चंस होमवर्क कॉपी में रिपीट करे आपको अगली क्लास नहीं देखनी है। यानी बिफोर वॉचिंग या टेकिंग नेक्स्ट लेक्चर यू मस्ट रिपीट ऑल प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चंस इन होमवर्क कॉपी। चलो, क्या आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, वैसे भी एग्जाम में आपको मैं एक चीज और बताऊं, जैसे कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एग्जाम में है ना जल्दी जल्दी में हमारी थोड़ी राइटिंग खराब हो गई, तो मैं आपको बताऊं राइटिंग सिर्फ आपकी एग्जाम में इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए,
और जनरली एग्जामिनर को समझ आ भी जाती है, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो सब कुछ आपका टेक्स्ट बुक्स और जो भी लॉज प्रोविजन उनके अकॉर्डिंग लिखते हो, और उसको चेक भी वही करना है। तो जब आप टेढ़े मेढ़े वर्ड भी लिख दोगे ना, यानी राइटिंग थोड़ी सी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और मैं बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ, अच्छे खासे लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे हैं, बहुत नॉलेज है, राइटिंग बहुत बेकार है, बहुत बेकार राइटिंग है, मतलब मेरे से भी बेकार राइटिंग है, लेकिन नॉलेज बहुत है, और वो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही सारा काम करते हैं। ठीक है, चल, तो राइटिंग आपकी, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल एकदम कुछ भी लिख के आ जाओ, कीड़े मकोड़े बना दो, नहीं, राइटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, इतना कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। ठीक है, चलो, तो राइटिंग पे भी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। चलो, तो हमारी कौन कौन सी बातें हो गई सर? सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर देखने हैं, लेक्चर आपके 3 घंटे से 3.5 घंटे के बीच में होंगे। 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क। क्लास वर्क में आपको पूरा लेक्चर में आपको मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे जुड़े हुए नोट्स लिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। और फिर आपको अगला लेक्चर देखने से पहले जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी होमवर्क रजिस्टर में होने चाहिए, यानी उससे पहले आपको अगली क्लास को नहीं देखना है। तो ये प्रॉपर आपको चीजें मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, आओ जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बुक दिखा दूं जरा कि मेरी बुक कैसी है। कहां गया सर मेरी बुक? सर बुक कौन कौन सी मिलेगी बता देता हूं मैं आपको, बुक कौन कौन सी मिलेगी। देखो, मेरी जो बुक है ना, मैंने बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाई है। ऐसे बनाई है कि आप उस बुक को पढ़ते हुए एंटरटेन भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल बोझा ले गए कॉस्टिंग, नहीं, बिल्कुल बोझा लेके भी नहीं पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको मजे में ले लेनी है, नहीं, बीच में, कि भाई हमें बोझा भी नहीं लेना है और हमें इंजॉय करते हुए भी पढ़ना है, और सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी तरह समझ के करने हैं। ठीक है, चलो, तो मैं आपको बुक के बारे में बता दूं, जो हमारे मॉड्यूल्स हमको मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो है वो मेन 2 मॉड्यूल होंगे, एक वॉल्यूम नंबर 1 या मॉड्यूल 1 और एक वॉल्यूम नंबर 2। ठीक है, इसमें हमारा कोर्स 50% है, मतलब जो भी हमारा प्रॉपर कोर्स है उसका 50% यहां पर है, और बाकी 50% यहां पर है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन दोनों मॉड्यूल्स में मैंने पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, यानी पिछले पास्ट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वो भी डाले हुए हैं। तो इसलिए मैं कैसे कराता हूं, मैं आपको बात समझो, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, कि मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई हमें पढ़ना क्या है, फिर उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। कौन से क्वेश्चन? जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। फिर उसके बाद जो आईसीआई के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लिखना नहीं है ये सब। फिर उसके बाद जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, यानी कि जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, उससे जुड़े हुए कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। फिर पास्ट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक हमें फील हो जाए कि पास्ट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। ये हर चैप्टर हमारा ऐसे ही चलेगा। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? यानी इतना सर समझ आ गया, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे हम करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में भी साथ साथ करने हैं। चल, तो एक तो हो गया सर मेरा, 2 मॉड्यूल हो गए, एक हो गया सर मॉड्यूल नंबर 1, एक हो गया सर मॉड्यूल नंबर 2। उसके अलावा सर एक थ्योरी बुक आपको दी जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रॉपर थ्योरी होगी। वैसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैंने आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में साथ साथ दी है, लेकिन एक प्रॉपर थ्योरी की बुक हम आपको देंगे। और आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो लास्ट में आता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका, वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन होता है। तो जनरली 90% स्टूडेंट तो थ्योरी पढ़ के जाते ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता सर, प्रैक्टिकल करने में इतना टाइम लग जाता है कि थ्योरी का टाइम नहीं बचता। फिर भी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई, वो सब मैंने बुक में दिया है, और कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा भी साथ साथ। ठीक है,
तो ऐसी टेंशन मत लेना। आओ, तो एक तो बुक 1 हो गई, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 थ्योरी बुक हो गई। उसके अलावा सर, उसके अलावा आपको मिलेगी एमसीक्यू बुक, क्योंकि आपको पता है कि आईसीआई ने कॉस्टिंग में एमसीक्यूज लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है, जो हम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे ना, उन्हीं के बेसिस या उन क्वेश्चन के बेसिस पे ही एमसीक्यू बना दिए गए हैं। ऐसा नहीं है एमसीक्यू कोई पता नहीं कोई दूसरी जहान की चीजें आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन को लेके ही उन्होंने क्या बना दिया, एमसीक्यूज बना दिए। तो एमसीक्यू की बुक आपको अलग से दी जाएगी। उसके अलावा सर, उसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला बुक दूंगा। सर फॉर्मूला बुक, क्योंकि आपको पता होगा, शायद हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने आपको थोड़ा डराया भी होगा, और कॉस्टिंग में तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये होता है, इतनी सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो उन सबको शॉर्टकट, यानी जितने भी फॉर्मूले हम करेंगे अपने मेन रजिस्टर में लिखेंगे, उन सबका शॉर्टकट एक ही तरीके से मैं आपको एक बुक में दे दूंगा, ताकि उस बुक में आपको जब भी रिवाइज करना हो कि अच्छा इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले थे, क्योंकि मैंने आप देखो दोनों चीजें बताई ना, एक तो समझना और दूसरा रट्टा लगाना। तो ये फॉर्मूला बुक मेनली रट्टा लगाने के लिए है कि समझ तो हमने लिया सर कॉन्सेप्ट बुक में, फॉर्मूला बुक से हम रट्टा लगा लेंगे ताकि एग्जाम में 3 घंटे में पूरा पेपर करके आ सके। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया। तो सर हमें तो लगा था क्लास नंबर 1 में हम क्वेश्चन वोश्चन पढ़ेंगे, कॉस्टिंग की बात होगी, यहां तो आप पता नहीं क्या क्या बातें बताने लग गए। देखो क्या है कि करने से पहले ना, कुछ भी नया करने से पहले एक बेस तैयार होना चाहिए। तो जब तक बेस तैयार नहीं होगा ना, तब तक आप आगे समझ नहीं पाओगे। आओ जरा मैं अपनी बुक के बारे में आपको बता देता हूं। मैंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से ये बुक बनाई है, और इस तरीके से बनाई है कि आपको चीजें समझ आती रही। देखो मैंने पूरे इसके अंदर बहुत सारी फोटोज वोटोज डाल रखी हैं, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, कि पढ़ाई भी हो और समझ भी आए साथ साथ आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बहुत सारी चीजें मैंने इसमें समझाई हुई है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है सर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि ये चैप्टर 1 का नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें आती हैं सर, एक आता है कॉस्ट और एक आता है मैनेजमेंट, और अकाउंटिंग तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम सारी चीजें आज लेक्चर नंबर 1 में समझेंगे। आओ जरा मेरे साथ साथ, चलो मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, क्या आपने, देखो यहां पे सीए साहब सामने देखिए, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपने अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है? सर कैसी बात कर रहे हो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 11th में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी है। तो हमने सर अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। और मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आधार क्या है, बेस क्या है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, ये सब कहां से आए हैं? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, इन सब का आधार जो है वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके साथ साथ अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। दूसरी चीज सर, एक इंड एएस भी होता है जो कि बड़ी कंपनीज पे लगाए जाते हैं। तो इंड एएस के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इंड एएस के स्टैंडर्ड से आते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें सर हमने पढ़ी हैं। अब अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये कौन है? ये है सर आप। सर आप क्या ऐसे ही पढ़ाओगे? नहीं, ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको करा रहा हूं ताकि इंटरेस्टिंग लगे आपको, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और होपफुली, होपफुली क्या आपको समझ भी आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं ना, दिक्कत वाली क्या बात है। अब क्या हुआ भाई, आपने मेरे से पूछा कि सर जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, ये कौन है सर? ये हो आप। हमने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग अब क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ अलग है? क्या इसमें भी वैसे ही अकाउंट्स बनेंगे जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट वो सब बनाते हुए आए हैं? क्या इसमें भी वही होगा? अब ये कौन है? ये हूं मैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो,
कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले हमें कहां जाना पड़ेगा सर? हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझिए जरा सीए साहब, कि कोई भी सब्जेक्ट जब बनता है या कोई भी, जैसे मैं आपसे पूछा कि आपके ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है एफएमएसएम। अब एफएम का तो चलो समझ आता है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमें फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं। लेकिन सर ये एसएम का क्या लेना देना है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहां से आ गया? और ये सर जिन जिन बच्चों ने पढ़ा भी होगा उनको पता होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जान बड़ी खाता है उनकी। थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा, अजीब अजीब से वर्ड्स हैं सर, समझने में भी बड़ी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद समझ तो लिया चलो, अब इसको लिखने में और दिक्कत। तो ये जितने भी डिसिप्लिन बनते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स बनते हैं, इनका इवेल्युएशन या एवोल्यूशन होता है, इवेल्युएशन तो नहीं, एवोल्यूशन होता है टाइम के साथ साथ। यानी जैसे जैसे टाइम के साथ साथ लगता है कि अब ये सब्जेक्ट की जरूरत है या इसको पढ़ने की जरूरत है, तो उन चीजों को पढ़ाया जाता है। जैसे आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ गया है, तो एआई के बेसिस पे अब लगभग सारा काम हो रहा है। हम अपने ऑफिस के अंदर भी जो हमारे बच्चे हैं जिनको काम सिखाते हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको भी हम कहते हैं कि एआई का यूज करो टाइम को बचाने के लिए। अपने टाइम को जब आप बचाओगे तो अपनी पढ़ाई में या कहीं और जगह भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही टाइम के साथ साथ चीजें डेवलप हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं 10 साल पहले वो नहीं था। आपको पता है कि सीए का कोर्स में चेंजेस आए थे, तो 10 साल पहले चीजें अलग थी, 10 साल बाद अलग है। आने वाले 5 साल के अंदर हो सकता है इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ भी कोई कोर्स करा दे कि भाई सीए बनने के बाद या सीए बनने से पहले भी आपको अकाउंट्स प्लस एआई दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, चलो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, ये बना कैसे, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके लिए थोड़ा सा भविष्य में जाना पड़ेगा, सॉरी पास्ट में जाना पड़ेगा, भूतकाल में जाना पड़ेगा। चलो, तो भूतकाल में जब हम जाएंगे, यानी बैक स्टोरी जब हम जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा सर क्या हुआ था कि एक टाइम पे इंडस्ट्रीज ने रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज ने ग्रो करना शुरू करा था। ठीक है, और ये कब हुआ था सर? इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया तो नहीं सॉरी ब्रिटेन में अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन में 1760 यानी 1760 के अंदर ब्रिटेन ने इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन लेकर आए थे। यानी जहां पे हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के अब मशीनों से काम करना शुरू हो गया था, जिसमें प्रिंटिंग भी थी, गियर्स का यूज हो रहा था, फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई थी। आपको पता है इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ था, जहां से वो कच्चा माल उगवाते थे जबरदस्ती कि भाई आप रुई की खेती करो, आप कपास की खेती करो, जबरदस्ती। मतलब जो गेहूं था और जो चना बाजरा इन सबको छोड़ के ये सारी चीजों की खेती करवाते थे जबरदस्ती। वो सारा कच्चा माल वो वापस यूके ब्रिटेन लेके जाते थे। वहां से अपने इंडस्ट्रीज से वो, जैसे चमड़ा है तो उसका जूता बना दिया, रुई है तो उसकी चादर बना दी, ऐसे करके वो चीजें बना के फिर दोबारा से इंडिया में ही महंगे दामों पे बेचते थे और बाकी वर्ल्ड में भी वो बेचते थे। तो क्या हुआ, मुद्दे की बात यह है कि सर इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी। जो काम हैंडीक्राफ्ट से होता था, इंडिया जो था हब था किसी टाइम पे हैंडीक्राफ्ट का अंग्रेजों के आने से पहले, तो वो सारा काम अब कैसे होने लगा सर? मशीनों से होने लगा। और आज के टाइम पे तो एआई से होता है, पता ही आपको। चलो, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो सारे गुड्स कहां बनने लगे सर? फैक्ट्रीज में बनने लगे। तो उससे हुआ क्या सर? जब गुड्स फैक्ट्रीज में बनने लगे तो गुड्स जो है वो लार्ज स्केल पे बनते थे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से काम होता है उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब फैक्ट्रीज में बनने लगे तो लार्ज स्केल में बनने लगे। जैसे आप देखते भी होंगे रील्स में, वीडियोस में आपको दिखाते होंगे कि कैसे कन्वेयर बेल्ट होती है, कैसे सामान रॉ मटेरियल वो टैंकर्स में डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जाता है। तो लार्ज स्केल पे काम होता है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से बहुत अलग अलग नई कॉस्ट आई प्रोडक्शन में। यानी कि जो कॉस्ट हैंडीक्राफ्ट्स में नहीं हुआ करती थी, वो सारी कॉस्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होने की वजह से आनी शुरू हुई। कि अलग अलग टाइप की कॉस्ट आनी शुरू हुई, जैसे कि सर मटेरियल की कॉस्ट, सर लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट, फिर मशीन पे जो ग्रीस लगती है उसकी कॉस्ट, मशीन की रिपेयरिंग की कॉस्ट, और भी 36 तरह की अलग अलग कॉस्ट आनी शुरू हुई, जो पहले नहीं हुआ करती थी। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से पहले ये सब कॉस्ट नहीं होती थी। अब हुआ क्या इससे सर? इससे ये हुआ कि सेल प्राइस, ठीक है शायद ये दिख नहीं रहा होगा, पर ये लिखा है कि सेल प्राइस डिसाइड करना मुश्किल हो गया।
क्योंकि मुझे एक बात बताओ आप मेरे दोस्तों, मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स, मुझे ये बताइए कि सर सेल प्राइस को हम कैसे क्या कहते हैं डिसाइड करते हैं? कोई भी कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि उसको ये माल इतने रुपए का बेचना है? कैसे पता चलता है कैडबरी कंपनी को कि ये चॉकलेट जो है 10 रुपए की बेचनी है? कैसे पता चलता है एक लैपटॉप कंपनी को कि ये लैपटॉप, ये मोबाइल फोन हमें इतने रुपए का बेचना है? सर सिंपल चीज है ना, सबसे पहले तो वो अपनी टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि इस चीज को बनाने में, इस चॉकलेट को बनाने के, इस लैपटॉप को या इस फोन को बनाने में क्या लागत लगी। ठीक है, यानी कॉस्ट क्या लगी, यानी उसने सारी कॉस्ट जोड़ी। अब उस कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो क्या बन जाता है सर? सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस या सेल डिसाइड हो जाती है। यानी जब तक मुझे मेरी कॉस्ट पता नहीं होगी मैं अपनी सेल प्राइस भी नहीं निकाल सकता। अब ऐसे ही मैं आपको एक बताता हूं कि कॉस्टिंग पढ़ के, जैसे हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हम भी क्या करते हैं अपने ऑफिस में, जैसे कोई भी इंटरव्यू के लिए आता है, अब हम इंटरव्यू में उसकी सैलरी भी डिसाइड करते हैं। सैलरी कैसे डिसाइड होती है? सर सैलरी डिसाइड होती है, एक तो उसका नेचर क्या है, मतलब किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, बिहेवियर क्या है, कि फ्यूचर में क्या वो और अच्छे से काम कर सकता है नहीं कर सकता, या जो भी लड़का है लड़की है जो भी। दूसरी चीज, उसका एक्सपीरियंस कितना है, कि कितना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन द सेंस स्किल्स कितने हैं उसके पास। तो ये दो चीजों से सैलरी डिसाइड होती है, क्योंकि हम तो इंटरव्यूज लेते हैं, हम देखते हैं। अब ये दो चीजें जिसमें हमें ज्यादा दिखती हैं कि स्किल्स भी ज्यादा है और उसका नेचर भी अच्छा है, तो उसकी सैलरी ज्यादा होती है। अब जब हमने उसकी सैलरी डिसाइड कर दी, लेट सपोज हमने 25,000 रुपए महीना सैलरी डिसाइड करी। अब हम देखेंगे क्या ये 25,000 रुपए हम इसको दे रहे हैं, ठीक है? तो 25,000 रुपए जो हम इसको दे रहे हैं, मेरी बात समझो, हम ये सोचते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, हम बात करते हैं ऐसे, जो मेरे पार्टनर है, हम टोटल 4 पार्टनर है सीए फॉर्म में, कि हम 25,000 रुपए दे रहे हैं यार इसको, ये जो बंदा है इसको हमने रखा 25,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ, और ये कितने दिन काम करता है सर? 26 दिन काम करता है। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 26, एक काम करते हैं, 25 इसको 26 कर देता हूं है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहे। लेट सपोज हम कितने पैसे दे रहे हैं उसको? महीने के 26,000 दे रहे हैं, और महीने में कितने दिन काम होता है सर? 26 दिन, क्योंकि 4 संडेज होते हैं सर। तो 26,000 डिवाइड बाय 26 सर, एक दिन के, एक दिन की सैलरी इसकी कितनी हो गई सर? एक दिन की सैलरी हो गई 1,000 रुपए। यानी इसकी सैलरी 1,000 रुपए एक दिन की, मतलब मेरा एक दिन का इसके ऊपर खर्चा कितना हो गया सर? एक दिन का इसके ऊपर खर्चा हो गया 1,000 रुपए का, प्लस साथ में सर ये चाय वाय भी पी जाता है। लेट सपोज ये दिन भर की 20 रुपए की चाय पी जाता है और 10 रुपए का पानी पी जाता है। सर ये क्या पानी चाय भी गिन रहे हो? हाँ बिल्कुल गिनते हैं, क्योंकि ये सब हमारी कॉस्ट का पार्ट है। आप भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और मैं पता क्या, आप खुद से भी देख लेते हो। अब तो खैर पता नहीं है, अब तो खैर ऐसा जैसे लाइव क्लास में होता था पहले, हम जब जाते थे तो उसमें ऐसे बड़ा सा हॉल होता था, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते थे, तकरीबन 400-500 बच्चे बैठे होते थे। फिर हम अपना दिमाग लगाते थे, ये टीचर जो है 400 बच्चे पढ़ा रहा है, एक बैच में 400 बच्चे हैं, और ये दिन के कम से कम 2 बैच लेता है, तो इसका मतलब 800 बच्चे हो गए। एक बच्चे से तकरीबन ये 12,000 रुपए फीस लेता है। ठीक है, हम मैम बता रहे हम सोचते हैं, पता नहीं आप भी सोचते हो नहीं सोचते, हम ऐसे सोचते थे। तो एक बच्चे से 12,000 रुपए ले रहा है, मतलब ये दोनों बैच के मिला के 96 लाख रुपए तो कमा लेता है। फिर हम सोचते थे इसकी जो हॉल है उसकी क्या रेंट की कॉस्ट होगी, इसके स्टाफ की कॉस्ट क्या होगी, वो भी हम लगा लेते हैं। लेट सपोज 30% जो है इसका होता होगा, यानी कि 28 लाख के आसपास। फिर भी सर ये 67 लाख के आसपास कुछ पैसा अपना प्रॉफिट बना लेता है। ऐसा हम अनुमान लगाते थे, एस्टिमेशन लगाते थे। तो ऐसे ही जब हमारे पास ये वर्कर, या वर्कर तो नहीं, एम्प्लॉय जो है, ये एम्प्लॉय आएगा, काम करेगा, आर्टिकल काम करेगा, उसको अगर मैं 25,000 रुपए या 26,000 रुपए महीने के दे रहा हूं, तो मैं बाकी कॉस्ट भी जोड़ूंगा कि ये क्या क्या खर्चा कर जाता है। जैसे कहीं हमारे पास होते हैं कि जो चाय नहीं पीते, तो चाय का खर्चा हमारा मतलब नहीं होता। कहीं होते हैं जो चाय के साथ मट्ठी भी खा लेते हैं, कभी चिप्स ले लेते हैं, तो वो थोड़ा खर्चा ज्यादा करते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ था एक बार, थोड़ा सा मुद्दे से हट के बता रहा हूँ। हुआ क्या था, एक बार एक लड़का आया था हमारे पास, तो वो फ्रेशर था बिल्कुल। तो हमने कहा चलो ठीक है फ्रेशर है कोई नहीं, हमने उसको रख लिया।
अब वो फ्रेशर था, तो फ्रेशर है जो उसको ना तो उसको नॉलेज है ना स्किल्स है, लेकिन उसका क्या था, नेचर क्या था, वो समझना भी नहीं चाहता था। अगर कोई बड़ा जैसे उसका सीनियर कोई समझा रहा है, ठीक है, या हम में से कोई समझा रहा है, तो उस टाइम तो हाँ हाँ कर देता था। फिर जब उसको काम देते थे तो पूरे दिन एक ही काम को लेके बैठा रहता था। फिर ऊपर से दिन की तकरीबन 3 से 4 बार वो चाय पीता था, चाय मंगाता रहता था। चाय वाला जब भी आता था उससे कभी चिप्स ले लिए, उससे कभी नमकीन ले ली। तो भाई अब क्या है, एज अ देखो, अब ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ये चीज देखते हैं कि भाई मैं तेरे ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, तू इनएक्सपीरियंस्ड है, तू फ्रेशर है, मैं तुझे डेवलप कर रहा हूं, मैं तुझे ग्रूम करूंगा, तुझे चीजें सिखाऊंगा, ताकि तू मार्केट में जब जाएगा तो तेरे पास स्किल्स होंगे। एक तो तू समझ नहीं रहा, पैसा मैं अपनी जेब से भर रहा हूं, वो भी तेरे को सिखाने के, ताकि सीखने के बाद मैं तेरे से काम ले सकूं। ऊपर से तू और मेरा खर्चा कराता जा रहा है। तो भैया मैंने उसको कहा 1 महीने बाद, भाई अपने घर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है काम वाम करना, पहले अपने बुद्धि अपना माइंड ठीक करो, उसके बाद आना। चलो, तो वापस आते हैं। तो यानी कि ये एक दिन में कितना खर्चा करा देता है सर, इसके ऊपर मेरा एक दिन का खर्चा हो जाता है 1030 रुपए का। ठीक है, 1030 का। एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं सर, एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं। तो 1030 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका मतलब इसके ऊपर मेरा एक दिन का, सॉरी, 1 घंटे का खर्चा आ जाता है 128 रुपए 75 पैसे। यानी जब भी मेरा एक आवर जब भी लगता है, मतलब मेरा खर्च इसका जब भी 1 आवर ये ऑफिस में होता है, तो उसके टाइम पे, मतलब उस टाइम पे हर घंटे मेरी जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं सर, मेरी जेब से निकल रहे हैं 128.75। सर क्या ऐसी कैलकुलेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यानी कि अगर वो 1 घंटा लेट आया तो मुझे उसकी सैलरी में से कितने पैसे काटने चाहिए? 128.75 काटने चाहिए। जनरली हम नहीं काटते हैं, लेकिन ये सोचो अगर आप मेरी साइड हो, अभी तो आप उस साइड पे सोच रहे हो, लेकिन जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे और मेरी साइड आ जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा कि आपका इंप्लॉय 2 घंटे लेट आया, और वो 2 घंटे लेट आया, उसके पैसे भी आप उसको दे रहे हो कि भी तू लेट आया फिर भी तू पैसे ले ले, जबकि उसने काम नहीं करा। ठीक है, चलो। अब ये जब 1 घंटे काम करेगा तो मेरी जेब से 128 रुपए 75 पैसे जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा कि सर अगर मेरी जेब से इस पर्सन के ऊपर, मान लेते हैं इसका नाम है राजू, मेरी तरफ से राजू को हर घंटे 128 रुपए देने पड़ रहे हैं एज ए सैलरी, तो मुझे इससे कम से कम प्रॉफिट जोड़ दूंगा इसमें, मान लेते हैं प्रॉफिट हो गया मेरा 100 रुपए, मुझे इससे कम 228 रुपए का काम निकलवाना है। यानी जो मेरा क्लाइंट है, उसका जो भी काम ये राजू करेगा, तो राजू को अगर मैं 128 दूंगा, तो क्लाइंट से कम मुझे पर आवर कितने लेने हैं? 228। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ आ रहा हो या कुछ दिमाग के ऊपर से निकल गया हो, तो धीरे धीरे समझ आएगा। पर वैसे मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट तो हो, आपको समझ आ गया होगा सर क्या बात कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं आप, और उनके फादर या उनके रिलेटिव वो भी चार्टर्ड हो, उनकी सीए फर्म हो, तो वो भी कुछ ऐसे ही बातें करते होंगे कि उसने इतने खर्च कर दिया, ये हो गया। आप सोचते क्या यार इतने खर्चों की बातें करते रहते हैं, पर नहीं। जब आप दूसरी साइड पे होते हैं ना, तो आपको हर चीज देख के चलनी पड़ती है। तो अब मेरा बात समझो जरा, कि जब मैं राजू को 128 रुपए की सैलरी देता हूं हर घंटे की, तो मैं क्या चाहूंगा, ये कितना काम करे मेरे लिए हर घंटे? कम से कम मुझे 228 रुपए जनरेट करके दे। क्लाइंट से मैं कम से कम इतना क्या करूं, चार्ज करूं। ठीक है। अब मान लो ये उतना काम नहीं कर पा रहा, मान लेते हैं ये उतना काम नहीं कर पा रहा कि क्लाइंट मुझे इतना पैसा दे। मैं क्लाइंट से पैसा कब मांगूंगा? जब काम डिस्पोज ऑफ करके दूंगा। अब ये काम डिस्पोज ऑफ करके नहीं दे रहा, तो यानी कि क्लाइंट से उतना पैसा नहीं आ पा रहा। लेट सपोज क्लाइंट से सिर्फ 100 रुपए आ पा रहे हैं पर आवर, मान लेते हैं क्लाइंट से कितने आ पा रहे हैं, 100 रुपए पर आवर। क्यों? क्योंकि सर राजू जो है ढंग से काम डिस्पोज ऑफ करके नहीं दे पा रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं राजू की या तो सैलरी कम करूंगा, मैं बोलूंगा भैया आपको काम नहीं आता ढंग से, आप अपनी सैलरी कम करो, या फिर आप अपने कहीं और देख लो, हमें नहीं पता। बताओ समझ आई बात या नहीं आई? तो ये हुआ बात सर, कि अगर किसी भी कंपनी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, तो अलग अलग टाइप की कॉस्ट आनी शुरू हुई, और कॉस्ट अलग अलग टाइप की आने की वजह से सेल प्राइस डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है।
हाँ सर, समझ आ गया। आगे तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कॉस्ट निकालनी मुश्किल हो गई, डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट आनी शुरू हो गई, सेल प्राइस निकालना मुश्किल हो गया, और कंपटीशन भी बढ़ गया। कंपटीशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई और हर कोई अपनी कॉस्ट को कम करने लग गया, और कॉस्ट को कम करने के बाद उनका सेलिंग प्राइस कम हो गया, जिस वजह से कस्टमर जो है वो कम प्राइस वाली चीजें खरीदने लग गया। ऑब्वियस बात है कि जहां पे हमें दो या तीन चीजें देखते हो, हमें लगता है कि क्वालिटी लगभग सेम है लेकिन प्राइस में भी डिफरेंस आ रहा है, तो जहां कम प्राइस होता है हम वहां से खरीदते हैं। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, खासकर इंडियंस की। अच्छा, और क्या हुआ सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तब तक थी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये सब चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी। कॉस्ट का पता नहीं लग पा रहा था, सेल प्राइस का पता ही नहीं लग पा रहा था ढंग से, कंपटीशन बढ़ रहा था। तो इन सब के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डिसिप्लिन, जो सब्जेक्ट था, वो इन सब का सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ सर? इस वजह से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट को एनालाइज एंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देखो, मैंने दो बातें बताई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना पा रहे थे, लेकिन कॉस्ट को एनालाइज एंड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, नहीं समझ आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। तो यानी हुआ क्या सर? हुआ क्या? कॉस्ट को रिकॉर्ड, यानी ट्रैक, एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रैक, एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए एक नए सब्जेक्ट की, एक नए मेथड की जरूरत पड़ी, जिसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम है इसका? कॉस्ट अकाउंटिंग। मुझे बताओ, बात समझ आई या नहीं आई कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ? हाँ सर, हमें समझ आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो सारी चीजें, वो सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए हमें एक नए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, एक नए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। पर सर ये बताइए कि कॉस्ट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बताऊंगा, पर पहले हम कॉस्ट की बात करते हैं। आओ जरा, आपको पता होगा 2008 में स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी ने एक सपना देखा था। एक आम आदमी के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था? उन्होंने कहा कि एक आम आदमी जो है वो टू व्हीलर पे जाता है, खुद भी बैठता है, चलाता है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, जिस वजह से सड़क पे बहुत ज्यादा अ, आप कह सकते हो कि एक्सीडेंट का डर रहता है। हालांकि उनके साथ हुआ भी था ऐसा, उन्होंने देखा था कि एक फैमिली जो थी वो बाइक पे जा रही थी, और हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, और वो देख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक ही बाइक पे इतना सारे मतलब लोग बैठे हुए हैं, और आगे चल के उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने देखा, तो उनको ये फील हुआ कि भाई एज ए एंटरप्रेन्योर भाई हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये फैमिली कार में होती तो अगर एक्सीडेंट भी हो तो उससे खतरा थोड़ा सा कम रहता है, बचने के चांसेस थोड़े कार में ज्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू टू व्हीलर। तो 2008 में उन्होंने एक सपना देखा कि मैं एक आम आदमी के लिए कार बनाऊंगा, और कार उस टाइम लेट 3 लाख रुपए तक की आती थी, जो मारुति होती थी, मारुति सुजुकी। आज के टाइम पे ऑल्टो हो गई है, वैगन आर टाइप में। उस टाइम मारुति सुजुकी आती थी, मारुति सुजुकी 1200, 1200 सीसी की कार थी वो। तो रतन टाटा जी ने ये सोचा कि भाई मैं आम आदमी के लिए 1 लाख रुपए में कार बना के दूंगा। यानी कि कुछ सोचो, जो कार 3 लाख में बिक रही है वो कह रहे हैं मैं 1 लाख में बेचूंगा। यानी कि सेलिंग प्राइस जिस कार का मार्केट में मिनिमम 3 लाख था, वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस मैं 1 लाख रुपए कर दूंगा, 1 लाख में कार बना के बेचूंगा। अब उन्होंने ये चीज तो बोल दी, और फिर अपनी टीम को बुलाया, और अपनी टीम को बुला के कहा, जो उनकी ऑटोमोबाइल की टीम है, टाटा मोटर्स जिसको हम कहते हैं, कंपनी का नाम है, उनको ये कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे कार बना के दो, और ये जो कार है इसकी जो सेलिंग प्राइस है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए हो सकती है। अब मुझे बताओ, जब सेलिंग प्राइस ही 1 लाख रुपए रखनी है, मुझे बताओ जरा मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स, अगर सेलिंग प्राइस ही 1 लाख रुपए रखनी है तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? क्या कॉस्ट उसकी 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, या 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, या 1 लाख रुपए होनी चाहिए? मुझे बताओ।
सर देखो, अगर आप कह रहे हो कि 1 लाख की कार बेचनी है तो बेच के प्रॉफिट भी कमाना है, तो कॉस्ट उसकी मिनिमम कम से कम 1 लाख से कम तो होनी चाहिए। यानी कि अगर 99,000 रुपए भी कॉस्ट अगर उसकी हो गई तो 1 लाख की बेच के मैं 10,000 रुपए कमा लूंगा। ठीक है, चल मुझे बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि रतन टाटा जी ने कहा सब कुछ मिला के, सारे खर्चे मिला के, जब भी कोई पर्सन शोरूम में जाएगा कार लेने के लिए तो उसको कितने की पड़नी चाहिए? लाख रुपए की। ठीक है, तो इसका मतलब सर कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए सर? कम से कम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से कम होगी तभी तो हम क्या कमा पाएंगे? प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, कॉस्ट को इतना कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा? क्या कॉस्ट को समझना पड़ेगा? बिल्कुल सर, कॉस्ट को एनालाइज भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। चल, तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा सर? एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब कि कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो जाए कि 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए। तो हमने चाचा जी से पूछा, चाचा जी बताइए जरा क्या है? चाचा जी कह रहे हैं हाँ, यानी कि सारी कॉस्ट मिलकर 1 लाख से कम होनी चाहिए एक कार की। बिल्कुल ठीक है, 1 लाख से कम होगी तभी तो 1 लाख रुपए सेलिंग प्राइस रखकर यानी बेचने पे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मतलब सारी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, यानी 1 लाख से अंदर अंदर की कॉस्ट होनी चाहिए। 1 लाख, एक कार 1 लाख से कम में बन जानी चाहिए, यानी सारी कॉस्ट मिला के 1 लाख से कम आनी चाहिए। तभी तो 1 लाख में बेचने पर हम क्या कमा पाएंगे? प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब है कि हमें सर सारी कॉस्ट को समझना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है सर, अगर आपको 3 लाख रुपए की जो कार है उसको 1 लाख रुपए में लेकर आना है तो आपको अपनी लागत, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए पहले कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी कॉस्ट को आप कंट्रोल यानी कि और कम कर सकते हो। क्योंकि समझोगे उसी के बाद तो क्या करोगे? उसको कम करोगे। तो यानी कि वाई आर वी स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि कॉस्ट क्या होता है। सर कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई भी गुड्स बनाओगे या सर्विस। क्या रखना, दो चीजें हैं, या तो गुड्स या सर्विस। या तो आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सर्विस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये है एक सर्विस। ठीक है, कोई मोबाइल फोन बना के बेच रहा है वो है गुड्स। ठीक है, कोई कार बना के बेच रहा है वो है गुड्स। ठीक है, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे उसके बाद जब आप काम करोगे, जॉब करोगे, वो क्या है? सर्विस। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है जब भी हम कोई गुड्स या कोई सर्विस बनाते हैं उसमें आने वाले सारे खर्चे, यानी एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, जितने भी एक्सपेंसेस उसमें हो रहे हैं उन सारे एक्सपेंसेस का सम कर दो, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ दो कि उसके अंदर कार बनाने में उसमें सर मटेरियल का खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, फैक्ट्री का खर्चा हुआ, और कुछ स्पेयर पार्ट्स लगे, कुछ बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, पावर का खर्चा हुआ, रिपेयर का खर्चा हुआ। जितने खर्चे हैं उन सबको ऐड कर दो, उन सबको ऐड कर दो। उन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे कि ये इस गुड्स की या इस सर्विस की कॉस्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे लाइटिंग का खर्चा है, लैपटॉप का खर्चा है, कैमरे का खर्चा है, माइक का खर्चा है, और छोटी मोटी आइटम्स, इन सब का खर्चा होता है। तो इन सारे खर्चों को जोड़ के, इन सारे खर्चों को जोड़ के हम क्या कहते हैं कि सर ये हो गया हमारा, इन सारे खर्चों को जोड़ के, इन सारे खर्चों को जोड़ के हम कहते हैं क्या है हमारा ये? कॉस्ट। बताओ समझ आया कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या था सर, ये नैनो कार बनानी है। चलो, तो सबसे पहले इस नैनो कार की कॉस्ट क्या होगी, लागत क्या है, यानी असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कार बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। क्यों पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे बताओ? एक तो सबसे पहले कि भाई जो भी मैं गुड्स या सर्विस बना रहा हूं उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कि क्या लागत लगी, मतलब उस पे होने वाले सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाता है सर? कॉस्ट। ठीक है, फिर अब कॉस्ट मुझे पता चल गई कि कौन कौन सी हो सकती है, मुझे उन कॉस्ट को हटाना है या उन
खर्चों को हटाना है जो फालतू के खर्चे हैं, यानी जहां पे मैं कॉस्ट को कम कर सकता हूं, यानी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। मतलब जब मैं कॉस्ट को समझूंगा, निकालूंगा, असर्टेनमेंट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो फालतू के हैं, जिनको कम करा जा सकता है, यानी कंट्रोल करें ताकि फालतू खर्चा ना हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भाई 3 लाख की कार मुझे 1 लाख में बेचनी है, तो मैं देखूंगा कि भाई टायर ऐसे हैं कि टायर जो लगते हैं कार में वो बड़े लगते हैं, हम टायर को थोड़ा छोटा कर देंगे। कार की लेंथ बड़ी होती है जिससे उस पर मटीरियल ज्यादा लगता है, हम कार की लेंथ कम कर देंगे, मटेरियल थोड़ी सी क्वालिटी कम करके ले आएंगे। ठीक है, उसके जो और क्वालिटीज हैं जैसे डैशबोर्ड हो गया उस पे प्लास्टिक, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम कर देंगे। वो क्यों कम करी जा रही है? ताकि सर वो 3 लाख की कार जो है उसको मैं 1 लाख में लेकर आ जाऊं। तो कॉस्ट को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट कंट्रोल तो हो गई, कॉस्ट को रिडक्शन भी करनी पड़ेगी। यानी जब मैं कॉस्ट को समझ जाऊंगा, एनालाइज कर लूंगा, तो कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा, यानी ऐसे खर्चों को कम कर दूंगा, परमानेंटली कम कर दूंगा जिसकी कोई भी यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि सर हमारी फैक्ट्री के अंदर हमने 2 वॉचमैन रखे हुए हैं कि एक दिन एक की छुट्टी हो या कुछ भी हो तो एक काम कर सके। तो हमने सोचा कि यार ये 2 की क्या जरूरत है जब एक से ही काम चल सकता है। तो हमने कॉस्ट को रिड्यूस करा। ऐसे ही आपको पता होगा बड़ी बड़ी अभी जो आईटी जायंट्स है जैसे कि मेटा हो गया और गूगल हो गई, उसके अलावा और भी जैसे अमेजोन भी हो गया, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो आईटी जायंट्स हैं, इन्होंने अभी बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करा, यानी परमानेंट रिडक्शन कर दिया। कहा कि भैया हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, इनको हटाओ। ऐसे ही कहीं कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया जिनसे उनको फायदा हो रहा है कि अब वो अपने घर बैठेगा, उनका एम्प्लॉय अपनी बिजली यूज करेगा, अपना खाना खाएगा, अपना लैपटॉप यूज करेगा, अपना वाईफाई यूज करेगा, जिस वजह से हमारा यानी कंपनीज का खर्चा कम हो जाएगा, परमानेंटली कम हो जाएगा। यानी कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब खर्चे को कम करना होता है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब पूरी तरीके से उस खर्चे को खत्म कर देना। ठीक है, इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर और क्या फायदा होगा सर? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई सीधी बात है, मुझे अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालूंगा सर? सर सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब तक मुझे कॉस्ट पता नहीं चलेगी तब तक मैं उसमें अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ पाऊंगा, और प्रॉफिट नहीं जोड़ पाऊंगा तो मैं सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाऊंगा। यानी सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे कॉस्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर ही तो क्या निकलता है सर? सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उतनी कार नहीं बिक रही, तो बंद करो और नई कार बनाओ। यानी अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई है, हमें लगता है कि भाई कॉस्ट हमने सोचा था कि 1 लाख की कार बेचेंगे, लेकिन सब कुछ कम करा के भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए में वो बन पा रही है, यानी सेलिंग प्राइस 1.5 लाख रुपए हो रही है, और वो बिक नहीं रही 1.5 लाख में भी, तो हम कहेंगे कि भैया अब इसको डिसकंटिन्यू करो और अब टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू करो। बताओ समझ आया? यानी प्रॉफिट के हिसाब से कि भैया ये प्रॉफिट नहीं कमा के दे पा रही है, इस पे कॉस्ट ज्यादा लगती जा रही है, प्रॉफिट उसके मुकाबले कम होता जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करो और नए प्रोडक्ट को लेकर आओ। जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो जैसे कि नोकिया था, भाई नोकिया ने क्या करा? नोकिया मार्केट में किसी टाइम पे 80% मार्केट डोमिनेट करता था वर्ल्ड की मोबाइल फोन में, लेकिन उसने आपको डेवलप नहीं करा, क्योंकि जो उसके मोबाइल फोन आते थे वो एक तो क्या नाम है, एंड्रॉइड पे नहीं आ पाया सबसे पहले तो। फिर उसके अलावा उसकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ज्यादा हाई होती थी। वो हाई इसलिए होती थी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी नोकिया की। वहीं दूसरी ओर जो चाइना के मोबाइल फोन आने लग गए, शाओमी वाओमी तो ये सब बाद में आए थे, उससे पहले चाइना के और भी मोबाइल आते थे। तो जब ये चाइना के मोबाइल आने शुरू हो गए तो क्या हुआ, ये बहुत ही सस्ते होते थे, कॉस्ट इनकी कम होती थी लेकिन क्वालिटी बहुत चीप होती थी। ये फट भी जाते थे फोन कभी कभी तो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इस ये जो है ये फीचर्स बहुत सारे दे रहे थे, चाइना के जो मोबाइल थे वो कम पैसे में इतने फीचर्स दे रहे थे जो नोकिया के बहुत हाई रेंज वाले फोन देते थे। तो लोगों ने क्या करा, नोकिया को छोड़ा और किस पे, चाइनीज मोबाइल पे आ गए। इस चीज को देखते हुए सैमसंग ने मार्केट पकड़ी और सैमसंग एंड्रॉइड में अपने मोबाइल फोन लेकर आया और बहुत ही सस्ते प्राइस में उसने गैलेक्सी वाई निकाला सबसे पहले। तो एंड्रॉइड की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब सर जी क्या कह रहे हैं, कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में
दरअसल हमें कुछ टेक्निक्स और प्रोसेस सीखने हैं। यानी कि मेरी बात समझो, जब मैं बात करता हूं कि मुझे कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट को एनालाइज करना है, क्या करना है? एनालाइज करना है, कंट्रोल करना है, और फिर मुझे रिडक्शन भी करनी है। तो सबसे पहले तो बात होती है सर कॉस्ट को निकालना, एनालाइज करना। अब कॉस्ट को एनालाइज या निकाले कैसे? तो वो कॉस्ट को एनालाइज या निकालने के लिए क्या बना सर? उसके लिए बना कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बना? कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग बना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? टेक्निक्स। क्या ये लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है। जहां लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। और साथ में कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से, यानी कि इन टेक्निक्स को, इन प्रोसेस को हम पढ़ के उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सर? हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि मेरी बात समझो कि टाटा साहब ने आपको कहा कि मुझे 1 लाख में कार बनानी है, तो आपको कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। अब जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं कि कॉस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, तब तक आप कॉस्ट को कैसे एनालाइज करोगे? कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, कॉस्ट को निकालने के लिए उसके कुछ टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे। ये टेक्निक्स कहां है सर? ये टेक्निक्स हमें पढ़नी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहां पढ़ने है सर? हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कि अब ये क्वेश्चन का सवाल हमें मिल गया कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्यों पढ़नी है? क्योंकि सर इतना कंपटीशन हो गया है, हर कंपनी में इतना कंपटीशन हो गया है कि आप प्रॉफिट तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप अपनी कॉस्ट कम रखोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सर्विसेज की, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई हम सर्विस दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब आपको पता है कि पढ़ाने में भी बहुत सारे टीचर्स मार्केट में आ गए हैं। किसी जमाने में बहुत कम टीचर्स हुआ करते थे और पढ़ाने में भी बहुत कम स्टूडेंट ही होते थे। आज के टाइम पे हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको क्या कहते हैं कि मतलब कोई ना कोई टीचर पे वो चला जाए, कोचिंग ले, तब जाके वो चीजें समझ पाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आपके अंदर इतना दिमाग है, इतना पोटेंशियल है कि आप सेल्फ स्टडी से समझ के कर सकते हो, तो कोचिंग की जरूरत नहीं होती। सर ये कैसी बात कर रहे हो? खुद पढ़ा रहे हो और खुद ही बच्चों को मना कर रहे हो। आपसे कह रहा हूं, मैं बच्चों को मना ही करता हूं कि अगर आपको लगता है ये सब्जेक्ट आप अपने आप से कर सकते हो, आपको सारी चीजें देखो, यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल हैं, रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं, और आपको क्या कहते हैं नोट्स भी मिल जाते हैं, बुक्स भी मिल जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो, तो आप उसकी कोचिंग ना लो और उसकी आप सेल्फ स्टडी करो। अब कोचिंग लेने का बेनिफिट क्या होता है सर? कोचिंग लेने का बेनिफिट होता है एक तो इजी कर देना। जो आपको खुद से पढ़ के चीजें मुश्किल लगती, टीचर जो है उसको इजी करके आपको दे देता है। दूसरा सर, कोचिंग में आप डिसिप्लिन में रहते हो। अब पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में तो मुझे नहीं लगता कोई इतना डिसिप्लिन में रहता है, पर जब फेस टू फेस क्लासेस होती है तो वहां एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ये बात आपने फील करी होगी कॉलेज और स्कूल में। स्कूल में एक डिसिप्लिन था, सुबह उठना था, पीरियड्स अटेंड करने थे, फिर हमारा ब्रेक होता था, रिसेस होती थी, फिर हमारा होमवर्क होता था चेक। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता था। पर कॉलेज में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। इसी वजह से आप बहुत जगह लीनियंट हो जाते हो, अब चीजें छोड़ देते हो, ठीक है, और ड्रैग करते हुए चीजें आप लेकर आते हो। तो सेम है कि अगर आप लाइव क्लासेस या गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे भी कोचिंग ले रहे हो, तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है पढ़ने का, और टाइम से आपका कोर्स भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं कोचिंग के। ऐसे ही जो हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग पढ़ने से हम टेक्निक्स और प्रोसेस पढ़ेंगे ताकि कॉस्ट को एनालाइज कर सके और कंट्रोल कर सके और रिडक्शन कर सके। अब बहुत सारे, मैंने आपको बताया, बहुत सारे कोचिंग सेंटर आ गए हैं। तो अब अलग अलग कोचिंग सेंटर हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं। अब भाई कैसे हम अपने कोचिंग सेंटर को प्रमोट करें? तो सर सिंपल बात है, पहली बात तो आती है फीस की। जहां पे फीस कम होती है, स्टूडेंट वहां पे जाने की सोचता है। दूसरी बात आती है सर फैकल्टी की, कि अगर फैकल्टी बहुत अच्छा है, बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 100 बच्चे मेरे बारे में बड़ा अच्छा बोलेंगे, हाँ बड़ा अच्छा पढ़ा रहे, नहीं। मुझे पता है कि 100 में से 90% जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या मैं कहूं वो उनको अच्छा लगेगा। जैसे मैं कहता हूं कि सर 100 बच्चे हैं, 100 में से 80% बच्चे तो उनको अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ ठीक है, ठीक है। 10% जो बच्चे हैं बोलेंगे एवरेज है, कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है भाई काम चला लेंगे। 100 बच्चे मुझे बोलेंगे हाँ, 80% जो बच्चे हैं वो कहेंगे हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। 10% बोलेंगे एवरेज है,
और 10% बिल्कुल बोल देंगे कि ये तो बेकार है, टाइम पास करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, पढ़ाते तो ढंग से है नहीं। मुझे पता है ये चीज होती है। तो एक तो फैकल्टी के ऊपर हो गया, दूसरा फीस। अब अगर मुझे फीस कम करनी है, अगर मुझे फीस कम करनी है तो मुझे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। मुझे एसी, अगर बच्चे बैठे हैं तो मुझे एसी का ध्यान रखना है कि भाई एसी चलेगा तो कॉस्ट होगी, बिजली की कॉस्ट होगी, मेरे जो इक्विपमेंट्स है इनकी कॉस्ट होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, एक पर्सन हमने हायर कर रखा है जो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं उनकी कॉस्ट होगी। तो इन सारी कॉस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करने के लिए मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई, एक ही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हो। अब हमें समझ आ गया है आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ आ गया ना। आओ जरा देखो, यानी कि हम क्या करेंगे सर, हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, यानी कॉस्टिंग की टेक्निक्स और प्रोसेस से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो दोनों बातों में फर्क होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, दोनों फर्क होता है। रिडक्शन का मतलब होता है परमानेंट रिडक्शन, यानी कि अब ये कॉस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, ये कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो गई, परमानेंट। और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है रिड्यूस करना ऑप्टिमम लेवल तक, यानी कि फालतू खर्चे ना करना, फालतू खर्चे ना करना। यानी कि एक काम करने के लिए अगर आपने दो लोग रखे हुए हैं और आपको लगता है एक से ही काम हो सकता है तो दूसरे को हटा दो, इसको कहते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, अच्छा फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगी तब तक सेलिंग प्राइस नहीं पता चल सकता, और सेलिंग प्राइस नहीं पता तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। असिस्ट इन डिसीजन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को जब पता चला कि भैया हमारे जो प्रोडक्ट है नोकिया, इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा आ रही है, और लोग हमारा ये सिम्बियन फोन खरीद नहीं रहे क्योंकि हम एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं हो पा रहे, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है सर, मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजर है हमारा, मैनेजमेंट क्या कर सकती है, इसके बेस पे डिसीजन ले सकती है। क्या ले सकती है, डिसीजन ले सकती है। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि शेरवले, आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है शेरवले। ठीक है, अब नाम स्पेलिंग देख लेना जो भी है। तो शेरवले एक कंपनी है, और फोर्ड भी, मेरे ख्याल से फोर्ड भी इंडिया में नहीं है। ये सारी कंपनी इंडिया छोड़ के चली गई है। ऐसा नहीं है कि ये कार नहीं बनाती, ये कार बनाती है, लेकिन इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया में दिक्कत बहुत होने लग गई, कॉस्ट इनको बहुत ज्यादा लगने लग गई। और इनको लगा कि यहाँ पे ना एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, कभी इसको पैसा खिलाओ कभी उसको पैसा खिलाओ, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो उन्होंने कहा हटाओ यार, यहाँ पे हमें काम ही नहीं करना, क्योंकि एक तो डिमांड यहाँ पे इतनी नहीं हो पा रही हमारी कार्स की, ऊपर से खर्चे इतने सारे। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि यहां से धंधा बंद करो, समेटो और वापस चलो। बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ठीक है सर, हमें कॉस्ट समझ आ गई, कॉस्टिंग क्यों पढ़नी है ये भी समझ आ गई है, अच्छी बात है। ठीक है सर, और क्या सर, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्या फायदा होगा। मैंने अभी आपको बताया, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स को इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो मुझे बताओ क्या आपको समझ आया, बाबूजी की तरह, क्या बाबूजी आपको समझ आया। हाँ ठीक है, चलो तो बाबूजी ने ठीक है कह दिया है, तो इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं। आओ जरा, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्रीज दोनों के लिए है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अलग अलग टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सर्विस इंडस्ट्रीज में कॉस्ट बहुत कम होती है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी नॉलेज ही हमारा सारा काम करती है। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में जनरली कॉस्ट बहुत कम लगती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मुझे लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कैमरा चाहिए, मुझे थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स लेके मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वहीं अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर को हायर करना पड़ेगा, और मुझे मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, बहुत सारा झमेला उसमें रहता है।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग वैसे तो दोनों के लिए होती है, सर्विस एज वेल एज गुड्स के लिए, लेकिन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इस वजह से हम जो भी क्वेश्चंस यहां करेंगे, अपने टेक्निक्स और जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, हम किसके लिए पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे अपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक अलग से चैप्टर दे रखा है, और बाकी सारे जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। ठीक है, तो हम दोनों में, दोनों के लिए पढ़ेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, लेकिन ट्रेडर भी चाहे तो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज कर सकता है, लेकिन जनरली उसका वो यूज नहीं होता है। बताओ समझ आया या नहीं आया? अब क्या पूछ रहे हो? कह रहे हैं कि सर ये सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे या सर्विस के लिए? मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस दोनों के लिए यूज करी जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या पूछ रहे हो कि सर गुड्स तो अलग अलग टाइप के होते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब अब जब आप टेक्निक्स और प्रोसेस की बात कर रहे हो कॉस्टिंग में, तो हर गुड्स के लिए अलग अलग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मोबाइल फोन बनाने की टेक्निक अलग होती है, उसकी कॉस्ट अलग होती है। कार बनाने की कॉस्टिंग का प्रोसेस अलग होता है, उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। एक ये पेन बन रहा है, इसकी बनाने का तरीका अलग है, इसकी कॉस्ट अलग है। एक ये कोट बन रहा है, शर्ट बन रही है, लैपटॉप बन रहा है, या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन की बात भी करें, हालांकि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में से हट चुका है, पहले होता था अब नहीं है। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने पे क्या कॉस्ट आएगी, तो वो पहले होता था अब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चेयर बन रही है, फर्नीचर बन रहा है, फैन बन रहा है, कुछ भी ऐसा, एसी बन रहा है, कुछ भी ऐसा जो बनता है, सब में कॉस्ट अलग अलग रहती है। क्या एक मोबाइल फोन बनाने की कॉस्ट की कंपैरिजन में एक कैलकुलेटर बनाने की कॉस्ट से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं सर, दोनों में अपने अपने खर्चे हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों की कॉस्ट कहीं हद तक चीजों में सेम रहेगी, पर बाकी चीजें सब में बदल जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, कॉस्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, तो हर गुड्स के लिए क्या अलग अलग टेक्निक यूज होती है। तो ये क्या कह रहे हैं सर जी? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा बिल्लू। ये कौन है? बिल्लू। हर प्रोडक्ट या सर्विस अलग अलग तरीके से बनती है, बिल्कुल ठीक। तो कॉस्टिंग टेक्निक भी क्या अलग अलग होंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल अलग अलग होंगी। इसी की वजह से कॉस्टिंग में हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि कॉस्टिंग में दो चैप्टर नहीं, सॉरी, इसलिए हमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। बात समझ आई? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सर मटेरियल, मतलब सबसे पहले नहीं, हमें इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं सर? मटेरियल कॉस्ट पढ़ना है, सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग मतलब जो सर्विसेज होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लॉयर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, बस की सर्विसेज, ट्रेन की सर्विसेज, एरोप्लेन की सर्विसेज, ये सब सर्विसेज होती है। ये अपनी कॉस्ट कैसे निकालती है, कैसे पता चलता है, क्या कहते हैं इसको, एयरलाइन इंडस्ट्री को या एयरलाइन कंपनी को, एयर इंडिया होगा, एयर इंडिया हो गई, और ये हमारा और कौन कौन सी है, एक तो ये है हमारा इंडिगो हो गई, इनको कैसे पता चलता है कि हमें कितनी टिकट का प्राइस रखना है? दिल्ली से लेके अगर कोई गोवा जा रहा है तो टिकट का प्राइस कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? टिकट का प्राइस किसी कंपनी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये कैसे पता चलेगा? सर्विस कॉस्टिंग से। और कौन सा होता है सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस एंड ऑपरेशनल कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। ये सारे क्या है सर? ये सारे हैं मेरे, ये सारे क्या हैं? अलग अलग टेक्निक्स हैं। क्यों? क्योंकि सर अलग अलग गुड्स बनते हैं, उनको बनने का तरीका अलग होता है, इसलिए उनकी कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, इसलिए उनकी कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं कॉस्टिंग में। मुझे बताओ कि आपको बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा है। अब कह रहा है अच्छा सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? आपने कॉस्टिंग तो समझा दिया कि भाई हम सारी कॉस्ट को निकालेंगे, कॉस्ट का मतलब हो गया सारे खर्चों को जोड़ दो, कॉस्ट हो गई, उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और हम उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स और प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें सर समझ आ गया, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अब ये बता रहे हैं सर जी, क्या जवाब दे रहे हैं, देखो। कह रहे हैं कि देखो बिल्लू, मैनेजमेंट, सबसे पहले तो वर्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा आपकी बुक में, ट्वेल्थ क्लास में आपके पास बिजनेस में था बिजनेस एंड मैनेजमेंट।
तो जो मैनेजमेंट वाला पार्ट था आपका, मैनेजमेंट वाला पार्ट था, वहां पे आपने मैनेजमेंट के बारे में समझा था, कैसे चीजों को मैनेज करा जाता है बिजनेस में। मैनेजमेंट के फंक्शंस आपने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस आपने पढ़े थे। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है सर, याद रखना, जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट का मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग। क्या काम होता है? डिसीजन मेकिंग। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बात समझो। ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, देखो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग करेंगे सर, मतलब बात समझो, जरा बात समझो। जैसे कि हमने कहा कि टाटा साहब ने कहा कि भाई 1 लाख में एक कार बनानी है, या फिर मान लेते हैं कि एक कंपनी है, वो कह रही है कि हमें एक नया फोन बनाना है जो पाइन एप्पल, इसका नाम होगा फोन का पाइन एप्पल, और एक बहुत ही मशहूर फोन से जुड़ता मिलता जुलता ये फोन होगा। इसमें फीचर्स भी सारे हम वही देंगे, लेकिन जहां वो फोन 1,50,000 रुपए का आता है, वही ये फोन हम 15,000 रुपए का लॉन्च करेंगे। एक फोन कोई आता भी है ऐसा, आई कूल करके है कोई, वो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे एप्पल का फोन है, और लेकिन वो भी पता है कि iOS उसका एंड्रॉइड वाला ही चलता है, और वो बेकार फोन है और बहुत सस्ते में देता है। लेकिन कहीं लोग वो फोन खरीदते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, कि वो देखने में जो है पीछे से और थोड़ा सा सामने से वो देखने में आईफोन जैसा लगता है। ठीक है, पता होगा शायद कई लोगों को। तो अब क्या हुआ भाई, कंपनी के जो मैनेजर है, ये है हमारे मैनेजर साहब, और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। मैनेजर साहब, ठीक है। और ये कौन है सर? ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कॉस्ट अकाउंटेंट को मैनेजर, इसलिए मैनेजर साहब का सर क्यों फूटा हुआ है, जोड़ दिया बस, ठीक है। सर इनके बाल भी बना दिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। और मैनेजर साहब हमारे हंसते हुए हैं, ये इनके आईब्रो है, ये इनके जूते भी है, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटेंट को कह रहे हैं कि हमें एक कार या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एक फोन पाइनएप्पल, जो कि एक मशहूर फोन के जैसा होगा। जो फोन 1.5 लाख का मिलता है, हम 15,000 का देंगे। वो ये कह रहा है बड़ी अच्छी बात है, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहा है पहले मुझे ये तो बताओ कि इसकी क्या लागत होगी, कॉस्ट वॉस्ट सब बताओ क्या होगी। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट इन सब के लिए क्या यूज करेगा सर? कॉस्टिंग की टेक्निक्स यूज करेगा, मेथड यूज करेगा, और उनको यूज करके वो आंसर देगा कॉस्ट का। वो कह रहा है कि सर 10,000 रुपए में सब चीजें मिला के हम ये फोन बना सकते हैं, सारे खर्चे जोड़ दो, 10,000 रुपए में ये फोन बन जाएगा। मार्केट में 50% के प्रॉफिट पे बेचो, यानी कि 15,000 में बेचो, और लोग खरीदने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ, ये मैनेजर जो है, ये मैनेजर, इसके पास चॉइसेस हैं क्या? या तो ये यस करेगा, या फिर ये नो करेगा। बताओ समझ आया ये नहीं आया? तो अब डिसीजन लेने की पावर किसकी है सर? मैनेजमेंट की, मैनेजर साहब की। अब मैनेजर साहब क्या करेगा? मैनेजर साहब ये जो इसने टेक्निक्स एंड मेथड यूज करे हैं, इनके बेसिस पे क्या देगा? डिसीजन देगा। क्या देगा? डिसीजन देगा। इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, वो ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर अपने पीएनएल बैलेंस शीट बना रहा है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स और मेथड्स को यूज करके, उनके रिजल्ट को यूज करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। बात समझो मेरे सीए साहब, मेरे दोस्तों, यहां देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो देखो यहां देखो, देखो यहां देखो भाई, फोन वोन चलाना छोड़ो और यहां देखो, रखो पहले फोन साइड रखो और यहां देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब कॉस्टिंग की टेक्निक्स, मेथड्स को यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग लेती है, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कह सकते हो एक अपर वर्जन है कॉस्टिंग का। चीजें सारी कॉस्टिंग की ही यूज होंगी, लेकिन उसकी हेल्प से हम कुछ ऐसे वैल्यूज निकालेंगे ताकि हम डिसीजन ले सके। क्योंकि डिसीजन तब लिया जाता है जब एक से ज्यादा ऑप्शन है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप डिसीजन नहीं लेते, आप फिर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके पास जॉब के ऑफर आए, एक जॉब ए और एक जॉब बी, दो ऑफर है आपके पास, तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे। लेकिन जब ऑफर ही एक आया और आपको जॉब करनी भी है, तो फिर इसमें कोई चॉइस नहीं बनती है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया?
इसको हम अभी थ्योरी में भी पढ़ेंगे। चलो अब दोबारा पढ़ते हैं इनकी बात। कह रहे देखो बिल्लू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग। यानी जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग। चलो समझ नहीं आया, अरे यार कह रहे समझ नहीं आया, कोई नहीं भी समझाता हूं। देखो बेटा बिल्लू, मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पे काम करता है, और कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके हम मैनेजर्स को वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि डिसीजन आप तभी लोगे जब एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो वो ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन कौन देगा, कॉस्ट अकाउंटेंट देता है विद द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स प्रोवाइडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जिसकी हेल्प से ये रहा, जिसकी हेल्प से मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर सकते हैं। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है चलो उसके बाद एग्जाम्पल के लिए सैमसंग कंपनी को ऐसा स्मार्टफोन बनाना है जो छोटी कार बन जाए। ठीक है, मान लेते हैं वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा स्मार्टफोन बनाना है जो छोटी कार बन जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसा ऐसे हो सकता है, मैंने ऐसे एक देखा था एक जगह पे, इसलिए बता रहा हूं। पता नहीं आवाज आएगी नहीं आएगी इसमें। I take a picture with the giant Samsung phone. ये लो। Giant Samsung phone is also a tiny Kia car. चल मान लेते हैं कि कंपनी सोच रही है हम ऐसा क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ऐसी कार, फोन बनाएंगे जो कार भी बन जाए बड़ी सी। ठीक है, अच्छा तो इसकी क्या कॉस्ट होगी मोबाइल की, कैन बी मैन्युफैक्चर यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी, से क्या ये बन सकता है, जैसे आजकल फोल्ड वाले फोन बनाने शुरू हुए हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा, वी नीड न्यू मशीनरी, इसके लिए क्या मशीनरी लगेगी। ये सब क्या है सर, ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैनेजर पूछेगा। अब इनके आंसर कौन देगा, अच्छा कौन कौन सी कंट्रीज में ये बिक सकता है, इंडिया में लेके जाओ तो वही वहां तो फोन चोरी हो जाते हैं, और ऐसा कोई है तो मारपीट के और भी चीजें उसकी वो ले लेंगे। चलो तो यानी कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, सर ये सारे क्वेश्चन का आंसर कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं देगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आपने पूछे, इन क्वेश्चन का आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाएगी। बात को समझो, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाएगी। इसीलिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग ने इन सब का क्या दिया, आंसर दिया, जिसकी हेल्प से अब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। चलो भाई मैनेजर्स हो गए खुश। तो मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, ऑब्वियस बात है नहीं होती। क्या अंबानी को, मुकेश अंबानी को क्या टेक्निकल नॉलेज है, जियो में कैसे काम हो रहा है, टेक्निकलिटीज क्या है, नहीं पता, उसके लिए उसने लोगों को हायर किया हुआ है। तो कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके हम मैनेजर्स को डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या न्यू मशीन बाय करे या एग्जिस्टिंग में ये मोबाइल फोन बन सकता है, कार मोबाइल बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, ये सारा क्या है सर, ये सारी इन सारे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक यूज करके आप दे सकते हो। मुझे बताओ बात समझ आई? ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अच्छा सर समझ आ गया, अच्छा भैया समझ आ गया इसको, हमें कॉस्टिंग में टेक्निक्स पढ़नी है, बिल्कुल, जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एक्सेट्रा कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब उन टेक्निक से हम मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। बिल्कुल, अब आपको बात समझ आ गई। ठीक है चलो, तो ये सारा थ्योरी वाला पॉइंट है। ठीक है, आओ जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉस्ट क्या होती है। सर कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं मेरे, 5 याद रखना, हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, याद रखना। रिसोर्सेज हमारे होते हैं मनी, सबसे पहले तो मनी हमारे रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल। मटेरियल, जो भी मटेरियल लगेगा, ठीक है, मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहां सबकी बात हो रही है। मैन, मटेरियल, मशीन, मैन, मटेरियल, मशीन और मैन। मैन मतलब यहां पे वर्कर्स की बात हो रही है। ये भी क्या है सर, हमारे रिसोर्सेज होते हैं। और
सर एक और होता है हमारा मेथड, यानी इन सबको यूज कैसे करना है, दैट इज अवर मेथड। तो ये मेरे रिसोर्सेज होते हैं। अब जरा समझो, रिसोर्सेज समझ आ गए आपको? कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहना चाह रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप, यानी जो हम रिसोर्सेज देंगे इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जैसे खर्चा है, हमने पैसा दिया, पैसे के बदले हमने एम्प्लॉय की सर्विस ली, हमने पैसा दिया इसके बदले हमने मटेरियल लिया, हमने पैसा दिया इसके बदले हमने मशीनरी खरीदी। तो जो हम रिसोर्सेज दे रहे हैं उसके बदले जो हमें गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं वो हो जाती है हमारी कॉस्ट। यानी कॉस्ट का सिंपल मतलब है it can be expressed as a noun as well as a verb। कह रहा है इन नाउन इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, incurred ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर जितना खर्चा करा जा रहा है उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए। एक प्रोडक्ट या सर्विसेज पे जितने खर्चे करे जा रहे हैं उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट। एज ए वर्ब इट कैन बी एन एक्शन टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। ठीक है, चलो ठीक है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी शैल स्टडी डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है सर, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज पे अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक लगती है, ये हमने सारा बता दिया आपको, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार पढ़ लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करते हैं एज पर, ये आसनी एज पर इंडेस या गैप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन हो जाती है और इवेंट्स जो होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने का बेसिस और मेथड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस। कॉस्टिंग में क्या करते हैं सर? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अलग अलग टेक्निक सीखते हैं गुड्स या सर्विसेज के लिए, ताकि वो 4 क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकाल सके। कौन से 4 क्वेश्चन सर? वही 4 क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे कि कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, चल फिर सर मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है? अभी बताया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कॉस्ट अकाउंटिंग के निकले हुए टेक्निक्स या डेटा से जो हमारे रिजल्ट निकला उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट क्या होती है। जो भी खर्चा हम कर रहे हैं उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो क्या होती है? कॉस्ट। जैसे कि सर हमारे रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, ये सारे क्या है? रिसोर्सेज। यानी इस और उसको हम कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में बनाते हैं या सर्विस बनाते हैं। तो इस पे लगने वाले जितने मेरे रिसोर्सेज हैं, जो भी इन पे मेरा खर्चा हुआ, उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है सर? कॉस्ट बन जाती है। जो भी खर्चा होता है किसी गुड्स या सर्विस को बनाने में, वो सब मिलकर यानी एक्सपेंसेस को ऐड करके क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है शिनचैन? देखो, कह रहा है ओहो, इसका मतलब अगर हमें कोई कॉस्ट और कोई गुड्स या सर्विस बनानी है तो उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया हमें एक गुड्स बनाना है। इस गुड्स कौन सी है सर? शर्ट। अब शर्ट बनाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए सर? शर्ट बनाने के लिए मेनली हमें कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब कपड़ा जो आता है, फैब्रिक जो आता है, कितना लगता है सर? फैब्रिक जो है 2 मीटर लगता है। एक शर्ट बनाने में फैब्रिक जो है 2 मीटर लगता है। उसके अलावा सर जब बनेगा तो उसमें लेबर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इंप्लॉयज भी चाहिए। ये सब क्या है? ये सारे सर मेरी कॉस्ट है, ये सारे मेरे रिसोर्सेज है। ये क्या है? मेरे सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? शर्ट। और इन रिसोर्सेज के लिए जो खर्चा बैठेगा उन सारे खर्चों को जोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा ये शर्ट की कॉस्ट है। बताओ बात समझ आई? ठीक है, चलो, तो ये वही बात कर रहा है शिनचैन। तो बहुत सिंपल है। तो सारी कॉस्टिंग क्या है? बहुत सिंपल है कि भैया, बहुत सिंपल है। कॉस्ट को निकालने के लिए हम टेक्निक्स और प्रोसेस यूज करेंगे, वही क्या हो जाएगी सर? कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया सर? कॉस्टिंग का मतलब है जो हम टेक्निक्स और प्रोसेस यूज करेंगे कॉस्ट को निकालने के लिए, जो हम टेक्निक्स और प्रोसेस यूज करेंगे
कॉस्ट को निकालने के लिए वो कहलाएगी हमारी कॉस्टिंग। क्या कहलाएगी? कॉस्टिंग। बताओ समझ आया? यानी कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। बताओ समझ आया ये नहीं आया? कॉस्टिंग क्या है सर? कॉस्टिंग इज डिफाइंड, कॉस्ट समझ आ गया सर, सारे खर्चों को जोड़ दो, किसी गुड्स या सर्विस पे लगने वाले उन सारे खर्चों का सम मिला के हम कहेंगे कि क्या है वो? कॉस्ट। क्या है वो? उस गुड्स या सर्विस की कॉस्ट। अब कॉस्टिंग कैसे है सर? जो मुझे कॉस्ट निकालनी है, उस कॉस्ट को निकालने के लिए कुछ टेक्निक यूज होंगी, कुछ मेथड्स यूज होंगे। उन टेक्निक्स और मेथड्स को यूज करने को हम कहते हैं कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग आपको समझ आ गया क्या है? कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म है। जैसे किसी को काम, जो कोई काम करना है, रीडिंग, स्टडिंग, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है, ये सब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है जो काम को कर रहे होते हैं। अब कॉस्ट को निकालने के लिए जो काम करा जाएगा उसको कॉस्टिंग कहेंगे। कॉस्ट समझ आई? कॉस्ट को निकालने के लिए जो काम करा जाएगा वो कॉस्टिंग हो गई। कॉस्टिंग कैसे होती है? कॉस्ट को निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? टेक्निक्स और मेथड्स को यूज करके। आपको हो सकता है थोड़ा सा भारी लगने लगे कि यार बहुत सारी चीजें हैं, सर ने आज तो क्लास में बहुत सब पता नहीं क्या क्या करा दिया, जबकि मैंने अभी कुछ नहीं कराया, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, बेस बना रहा हूं। और हर सब्जेक्ट में याद रखना, हर सब्जेक्ट में जिस टाइम आपने पहली बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, डेबिट क्रेडिट सीखा होगा, तो भी आपके सर में दर्द हुआ होगा, यार ये क्या चीज है। जिस टाइम आपने मैथमेटिक्स सीखी होगी, खासकर 11th-12th की, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो, तो भी आपको लगा होगा कि यार ये कैसी मैथमेटिक्स है। तो शुरू में जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर जैसे जैसे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छी लगने लगेगी और आपको बड़ा मजा भी आएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलो, तो कॉस्टिंग क्या हो गया सर? कॉस्ट को निकालना कॉस्टिंग हो गई। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ये क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है, कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज करेंगे करेंगे वो होगा कॉस्टिंग। क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग। अब आता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो तीन चीजें आई सर, कॉस्ट पता चल गया क्या है, सारे खर्चों को जोड़ दो, कॉस्ट है। इन खर्चों को निकालने के लिए जो आप प्रोसेस करोगे उसको कहेंगे कॉस्टिंग। अब उसको लिख लोगे, उसको लिख लोगे, अकाउंट्स बना लोगे। इसके अकाउंट्स वैसे नहीं बनते हमारे, डेबिट क्रेडिट वाला हिस्सा इसमें नहीं चलेगा। तो जब इसको आप लिख लोगे तो उसको क्या कहोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। आओ पढ़ो जरा क्या लिखा है। कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यानी जब आप कॉस्ट निकालोगे, किसको यूज करके? कॉस्टिंग को यूज करके। फिर उस कॉस्ट को जब आप लिख लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब लिख लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस प्रोसेस को, उस लिखने के तरीके को आप कहोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब जो हम सेल करते हैं वो हमारे लिए इनकम होती है, खर्चा जो उस पर लगने वाली कॉस्ट है वो हमारा एक्सपेंडिचर है। और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, periodic statement, sorry, and ends with the preparation of periodic statement and reports for ascertaining and controlling cost। क्या कहा उसने? बात को समझो कि भैया आपने कॉस्ट निकाल ली, क्या यूज करके? कॉस्टिंग। अब आप उसको लिख लोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लोगे। अब लिखोगे कैसे सर? पीरियड बेसिस पे, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, क्वार्टरली, ऐसे करके आप कॉस्टिंग करोगे, उसको लिखोगे। फिर उससे स्टेटमेंट्स बनाओगे, उससे रिपोर्ट्स बनाओगे, क्योंकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है ना मैनेजमेंट को, तभी तो वो क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या? उसको मुंह से जाके बोलोगे अच्छा ये ऐसे होगा, ये होगा, बाकी तुम देख लेना, मैंने तो तुम्हें बता दिया। या उसको प्रॉपर लिख के दोगे, सर प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्ट्स बनती है। और क्या है सर? असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। रिपोर्ट्स में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करी, इसमें लगने वाली है, और इनको कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, ये भी हम रिपोर्ट्स में बताएंगे। मुझे बताओ समझ आई बात या नहीं आई? ठीक है सर, समझ आ गई। एक बार इसको हम घर पे दोबारा पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगी। चलो अब देखो ये क्या कह रहा है कजामा। कह रहा है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट निकलेगी। बिल्कुल, ये कॉस्ट हो गया। अब ये क्या कह रहा है? क्या नाम है इसका? नोबिता। नोबिता के पैर गायब हो गए, लो मैं बना देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कॉस्ट को निकालने के लिए
जो हम टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज करेंगे उसको कहेंगे कॉस्टिंग। अब ये क्या कह रहा है सर, इसका नाम है डेक्स्टर, मेरे ख्याल से आप लोग शायद नहीं जानते हो, जब हम छोटे थे तब आता था। डेक्स्टर कह रहा है ठीक है, कॉस्टिंग तो बता दिया, कह रहा है उस कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन विच बिगिंस विद द recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements with a statement and report for ascertaining and controlling the cost. I hope आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चल, तो यही सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आता है सर अगला क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग तक खत्म नहीं हुआ, नहीं अब आएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये तो कॉस्ट कंट्रोल हो गया हमारा, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, इसी में बताता हूं कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। आओ जरा सर, आपने समझा दिया कॉस्ट क्या है, आपने समझा दिया कॉस्टिंग क्या है, आपने सिखा दिया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। सर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। दो वर्ड है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। देखो कजामा ने क्वेश्चन पूछा है, इसका हम आंसर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं देखो बेटा कजामा, हमने कॉस्ट निकाली फिर कॉस्टिंग करी, टेक्निक्स को हमने कॉस्ट निकाली फिर कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज करके फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से बुक्स बना ली, ठीक है। अब उन सब से हम डिसीजन लेंगे, तो कंट्रोल कॉस्ट एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू प्रैक्टिस द कॉस्ट कंट्रोल। यानी अब जब हम उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करेंगे, कितना प्रॉफिट हो सकता है। इट इंक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव देयर फ्रॉम द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है कि भैया आपने कॉस्ट निकाली, कैसे निकाली, कॉस्टिंग को यूज करके कॉस्ट निकाली, टेक्निक्स और प्रोसेस यूज करके, उसको आपने लिख लिया, रिपोर्ट्स बना ली। अब उसकी हेल्प से मैनेजमेंट क्या करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट देखेगा कितना आ सकता है। तो ये सारी चीज, और साथ में क्या करेगा सर, मैनेजरियल डिसीजन लेगा। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या कहलाती हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या ये सर एग्जाम में आएगा, देखो ये सब थ्योरी का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले आपका बेस बना होना चाहिए ना भाई, हमें पढ़ना क्या है। देखो दो चीजें हैं, समझा मेरी बात समझो। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो, जिस टाइम आपने 12th क्लास 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, आपने उस टाइम जनरल एंट्रीज के रट्टे लगाए थे, डेबिट द रिसीवर, मतलब डेटर अकाउंट डेबिट हो गए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने लिखा राम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एसेट परचेज आपने कहा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये सारे आपने रट्टे लगाए। फिर जब आप फाउंडेशन में आयोगे तो आपको लगा होगा कि नहीं यार, जो हमने पढ़ा 11th 12th में, चीजें उससे कहीं ज्यादा है और भी गहराई में है। हमने और पढ़ना शुरू करा, समझना शुरू करा, उनके बेसिक्स शुरू करे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। देखो एक्चुअली में हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, पर हमें पता नहीं है क्यों लगा रहे हैं। हमें पता है खर्चा है, बुक करना है, डेप्रिसिएशन लगाया, पर वो बताता कौन है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है। हमें पता है सर हमें 1 साल की अकाउंटिंग करनी है, कौन बताता है सर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बताता है। हमें पता है कि सर अगर हमारी फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, रिकॉर्ड मत करो, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताता है। फ्यूचर में होने वाला कोई खर्चा है उसको रिकॉर्ड कर लो, ये भी मेरा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट मुझे बताता है। तो ये क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट है जिनके बेस पे हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। ऐसे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पे मुझे क्या करना है, मेरी कॉस्टिंग टेक्निक्स करनी है। यानी कॉस्टिंग टेक्निक सीखना एक अलग काम है और कैसे हो रहा है वो अलग काम है। तो मेन एग्जाम में क्या है कि क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कैसे हुआ उसका बेसिस वो ये है, तो बेसिस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो डेप्रिसिएशन का तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट पे है, हमें तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना आना चाहिए। सेम ऐसे ही जब हम मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करेंगे, लेबर के क्वेश्चन करेंगे, तो बेसिस यही है, लेकिन क्वेश्चन करना कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन पहली क्लास में कराने का पर्पस ये है ताकि एक बार माइंड क्लियर हो कि ये कहां से आया, क्यों बना, क्या पढ़ना है इसमें, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चलो। तो कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी हो गया। हमने सारी चीजें क्या करी, पढ़ ली है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? मुझे बताओ, कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, समझ आ गया, समझ आ गया ना। चलो, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं फिर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और टेंशन मतलब आपको कहीं लगे थ्योरी व्यूरी पढ़नी है, पहली क्लास में मैंने थ्योरी कराई है, अब अगली क्लास में तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत इजी तरीके से समझ के करेंगे, प्यार से करेंगे, बहुत ही मजा भी आएगा इसमें। ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जितना मैंने अभी तक कराया वो सब रीड करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। ठीक है, और फिर क्या है, आपकी जल्दी का काम शैतान का काम। अगली क्लास में हम बाकी चीजें करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, अपने माता पिता को खुश रखिए, अच्छे काम करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। Going up to me. We